Hello students, welcome to this lecture. In this lecture we will discuss very important article of quantum mechanics which is Heisenberg uncertainty principle. इसको पढ़ने से पहले बच्चों हम थोड़ा सा इसकी बैकग्राउंड में जाते हैं। हमने ऑलरेडी डी ब्रोगली हाइपोथेसिस पढ़ लिया है। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में बच्चों हमने क्या किया था, हमने उसमें देखा था कि हर एक मूविंग पार्टिकल के लिए कोई ना कोई मटेरियल वेव होती है जिसको हम मैटर वेव बोलते हैं। और उसके बाद श्रोडिंगर ने हमें ये एक्सप्लेन किया कि जो मटेरियल पार्टिकल के कॉरस्पॉन्डिंग मटेरियल वेव्स होती हैं वो इंडिविजुअल मटेरियल वेव्स नहीं होती बल्कि एक ग्रुप ऑफ वेव्स होता है जिनको बच्चों हम क्या बोलते हैं, वेव पैकेट बोलते हैं। बट अगर हम किसी मटेरियल पार्टिकल को लोकेट करना चाहें, उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहें और उसकी पोजीशन एग्जैक्ट फाइंड आउट करना चाहें तो हम उसकी वेलोसिटी एंड पोजीशन एग्जैक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। बट जब बात आती है फॉर द मटेरियल वेव्स और फॉर द ग्रुप पैकेट कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट मटेरियल, तो उस केस में बच्चों एग्जैक्ट पोजीशन और वेलोसिटी एक्यूरेटली फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं है। तो मैं आपको बताता हूँ हमारे पास क्या है। स्टूडेंट्स, हमने ऑलरेडी देख रखा है, सपोज हमारे पास कुछ इस तरह का एक वेव पैकेट है लाइक दिस। सपोज हमारा पार्टिकल इस जगह पे एग्जिस्ट कर रहा है, पार्टिकल के अराउंड उसकी सराउंडिंग्स में इन द स्मॉल नेबरहुड हमारे पास एक वेव पैकेट एग्जिस्ट कर रहा है। सपोज वेव पैकेट इज फ्रॉम द पॉइंट ए टू द पॉइंट बी। क्लियर? लेट दिस स्मॉल गैप फ्रॉम ए टू बी इज डेल्टा एक्स एंड पार्टिकल हमारा बच्चों यहाँ पे है। अगर हम डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग देखें, इस मटेरियल पार्टिकल के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या है, ये वेव पैकेट है और इस वेव पैकेट का एम्पलीट्यूड फ्रॉम ए टू बी नॉन जीरो है। मतलब जहाँ पे पार्टिकल एग्जिस्ट कर रहा है उसके नेबरहुड में इसका एम्पलीट्यूड नॉन जीरो है, बट उसके ए के लेफ्ट हैंड साइड और बी के राइट हैंड साइड इसका एम्पलीट्यूड जीरो है। और ए एंड बी पॉइंट्स को बच्चों हम क्या बोलते हैं, नोड्स। नोड्स का मतलब बच्चों क्या होता है, जहां पे एम्पलीट्यूड जीरो है। ए और बी आर द नोड्स, बट ए और बी के बीच में हमारे पास वेव फंक्शन है। इसका मतलब पार्टिकल को वहां पे फाइंड आउट करने की हमारे पास कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी होगी। इस केस में बच्चों अगर हम क्लासिकली सोचें, अगर हमारे पास सिंपल पार्टिकल है तो साइमल्टेनियसली हम उसकी पोजीशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं और उसकी वेलोसिटी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें उसका मास बच्चों अगर पता है तो वेलोसिटी अगर उसकी एग्जैक्ट पता चल गई तो हम उसका मोमेंटम भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। बट अगर बात करें फॉर द वेव पैकेट इज फ्रॉम ए टू बी। अगर वेव पैकेट ए टू बी है मतलब पार्टिकल ए से लेके बी तक कहीं पे भी एग्जिस्ट कर सकता है। मतलब उसकी जो प्रोबेबिलिटी है ए से लेके बी तक कहीं पे भी किसी भी पोजीशन पे उसको फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास हो सकती है। इसका मतलब उसकी एग्जैक्ट पोजीशन लोकेट करना पॉसिबल नहीं है। और साथ ही साथ एट द सेम टाइम अगर हम उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहें, मतलब वेलोसिटी एंड पोजीशन दोनों कैलकुलेट करना चाहें तो वो पॉसिबल नहीं है। इसी चीज के लिए हमारे पास बच्चों एक प्रिंसिपल है विच इज कॉल्ड एज द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। सो व्हाट इज द मीनिंग फॉर दिस? अकॉर्डिंग टू Heisenberg's uncertainty principle, the exact position and momentum of a particle cannot be measured accurately and simultaneously मतलब बच्चों at the same time। इसका मतलब क्या है, अगर सपोज करो हम बात कर रहे हैं किसी टाइम पर्टिकुलर टाइम पे, सपोज हमें 9 बजे पार्टिकल की क्या फाइंड आउट करनी है, पोजीशन एंड मोमेंटम एग्जैक्टली फाइंड आउट करनी है, तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमें क्या बता रहा है कि हम एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर
पोजीशन एंड मोमेंटम दोनों एक्यूरेटली फाइंड आउट नहीं कर सकती। तो हेजनबर्ग ने हमें यह बताया, लेट डेल्टा एक्स बी द अनसर्टेनिटी in the position, clear, and delta p is the uncertainty in the momentum. So according to Heisenberg uncertainty principle, delta x delta p is greater or equal to h cross. So this is the statement of Heisenberg uncertainty principle, means error in position and error in momentum दोनों का ये मल्टीप्लीकेशन क्या होगा बच्चों, ग्रेटर और इक्वल टू h क्रॉस होगा। तो इस चीज को स्टूडेंट्स आज हम प्रूव करेंगे। व्हाट इज द प्रूफ फॉर द हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो हम देखते हैं इसको कैसे प्रूव करना है बच्चों। स्टूडेंट्स हमने ऑलरेडी देख लिया, हमारे पास अगर सपोज वेव पैकेट है तो वेव पैकेट कैसे बनेगा, वेव पैकेट दो या दो से ज्यादा वेव्स की सुपरपोजिशन से बनेगा, ठीक है। सो नाउ वी सपोज दैट लेट अ वेव पैकेट भी बोल सकते हैं, वेव ग्रुप भी बोल सकते हैं, वेव पैकेट फॉर्म्ड बाय द superposition of two waves y1 and y2 of same amplitude। उन दोनों का एम्पलीट्यूड बच्चों क्या होगा, हमारे पास सेम होगा, बट स्लाइटली डिफरेंट in their frequencies and wave number। दो वेव्स हैं सुपर इम्पोज होके बच्चों ये वेव पैकेट बना रही हैं और उनके बीच जो एम्पलीट्यूड है सेम है, बट दे हैव स्लाइटली डिफरेंट in their frequencies and their wave number। Clear? So now we are supposing this is wave function for the first wave and wave function for the second wave। Its representation is a cos of omega t minus kx, and now for the second one this is a cos of omega plus d omega into t minus k plus dk into x। So we have second wave function। Now we have the superposition for the two waves, so the net amplitude is what, y1 plus y2। So we will simply add these two functions, so this is omega t minus kx plus a cos of omega plus d omega into t minus k plus dk into x। क्लियर? तो ये दो वेव फंक्शंस में से बच्चों अगर हम कॉमन करें तो क्या आ गया कॉमन, हमारे पास a कॉमन आ गया। सो दिस इज cos ऑफ ओमेगा t माइनस kx प्लस cos ऑफ ओमेगा प्लस d omega into t minus k plus dk into x। Now we will apply here the formulation for cos of alpha plus cos of beta, which is 2 cos of alpha plus beta by 2 and cos of alpha minus beta by 2। So students इस चीज़ को हम बीटा ले लेते हैं और अगर इस चीज़ को बच्चों हम अल्फ़ा ले लें तो हम इस इक्वेशन को सिंपलीफाई करेंगे। सिंपलीफाई करने के बाद देखते हैं स्टूडेंट्स क्या आता है हमारे पास। सो नाउ बाय यूजिंग दिस स्टैंडर्ड फार्मूलेशन फ्रॉम द ट्रिग्नोमेट्री, सो वी कैन राइट ऑन y इज a into 2 into this is alpha, this is beta। So we have cos of alpha plus beta by 2, मतलब this plus this by 2। So we have cos of this is alpha which is omega plus d omega plus omega। So this will become 2 omega plus d omega into t by 2 minus next क्या बनेगा बच्चों, k plus dk plus k, नेगेटिव मैंने कॉमन कर दिया। So this is again 2k plus
dk into x by 2. So we have this one. Second is cos of alpha minus beta by 2. This is alpha, this is beta. यहाँ से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ओमेगा टी वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, पीछे बचेगा डी ओमेगा टी. So we have the second function which is cos of d omega by 2 into t minus dk by 2 into x. So we have this formulation. This is the superposition of the two waves. मतलब ये फंक्शन हमें क्या बताता है, हमारे पास दो वेव फंक्शंस का सुपरपोजिशन रिजल्ट दिखाता है ये हमें. और इससे हमें अगर हम देखें बच्चों, दिस डी ओमेगा एंड डी के आर द वेरी स्मॉल वैल्यूज इन कंपैरिजन टू ओमेगा एंड के. सो मैं लिखता हूं, इफ वी सपोज दैट डी ओमेगा एंड डी के आर very small as compared to ओमेगा एंड के, तो हम क्या कर सकते हैं, डी ओमेगा को इसके कंपैरिजन में नेग्लेक्ट कर सकते हैं. सो 2 ओमेगा प्लस डी ओमेगा इज व्हाट, सिंपली 2 ओमेगा एंड 2k प्लस डी के इज सिंपली इक्वल टू 2k. तो बच्चों क्या बनेगा, हमारे पास यहाँ पे है 2 ओमेगा प्लस डी ओमेगा, तो ये डी ओमेगा हम यहाँ से कैंसिल कर देंगे. और यहाँ पे हमारे पास क्या है, k प्लस डी के, तो यहाँ से हम डी के साथ जो वाला डी के को हम क्या कर सकते हैं बच्चों, कैंसिल कर सकते हैं. तो नाउ दिस इज व्हाट, अगर हम देखें ये 2 के साथ 2 भी कैंसिल हो रहा है, ये वाला k के आगे 2 है, ये भी कैंसिल हो रहा है. तो बच्चों अगर हम इसको साफ करके लिखें, सो वी हैव दिस काइंड ऑफ फंक्शन. सो दिस इज ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये बचेगा हमारे पास. क्लियर, इनटू बच्चों सेकेंड टर्म है. So this wave function now gives us information about the superposition of the two waves. First having the components omega and k, second with the components d omega by 2 and dk by 2. And in this case, this wave function is having the velocity which is represented by d omega by dk. तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चों, ये वेव पैकेट को रिप्रेजेंट करता है. तो इसका फॉर्मुलेशन कुछ इस तरह से आएगा. सपोज हम कर लें ये A और B पॉइंट तक ही वेव फंक्शन हमारा एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब A से लेके B तक, मतलब डेल्टा x विड्थ के लिए ही हमारे पास वेव फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है. और A एंड B क्या है बच्चों हमारे, दीज आर द नोड्स. नोड्स बच्चों क्या होते हैं, नोड्स आर द पॉइंट्स वेयर द एम्पलीट्यूड इज 0. क्लियर. सो नाउ अगर बच्चों हम बात करें, अगर हम सपोज कर लें if A and B are the nodes separated by a distance, कितना डिस्टेंस ले लिया, डेल्टा x. मतलब हमने ले लिया A और B के बीच का जो गैप है दैट इज डेल्टा x. मतलब पार्टिकल डेल्टा x जो रीजन है उसके अंदर ही एग्जिस्ट करेगा. तो इस केस में बच्चों पार्टिकल को लोकेट करने में जो ज़्यादा से ज़्यादा एरर कितनी हो सकती है, दैट इज डेल्टा एक्स. मैं आपको बताता हूँ कैसे. सपोज दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज एक्स इज इक्वल टू 1, दिस इज एक्स इज इक्वल टू 4. मतलब ए और बीच का जो गैप है दिस इज व्हाट, दिस इज 3 सेंटीमीटर. क्लियर. सपोज करो बच्चों पार्टिकल प्रेजेंट है एट द पॉइंट पी और हम उसको फाइंड आउट कर रहे हैं एट द पॉइंट Q. पार्टिकल इज प्रेजेंट एट द पॉइंट P एंड वी आर लोकेटिंग द पार्टिकल एट द पॉइंट Q. सो इट मीन्स दैट वी आर हैविंग सम काइंड ऑफ अनसर्टेनिटी. तो हम जब पार्टिकल को लोकेट करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ एरर आएगी. सो एरर कितनी है बच्चों, एरर इज दिस वन. क्लियर. एंड दिस एरर इज लेस देन 3 सेंटीमीटर. ठीक है ना. बट अगर हम कोई और केस देखें, सपोज हमारा पार्टिकल बच्चों प्रेजेंट है ए पॉइंट के ऊपर और हम लोकेट कर रहे हैं उसको एट द पॉइंट बी. तो अब इस टाइम हमारी जो एरर है पार्टिकल को लोकेट करने की वो कितनी होगी, ए से लेके बी तक. एंड ए से लेके बी तक मतलब 3 सेंटीमीटर. मतलब ये हुआ अगर हम 1 डायमेंशनल सिस्टम में पार्टिकल को कहीं भी लोकेट कर रहे हैं तो पार्टिकल को लोकेट करने में अगर हमें एक इंटरवल दिया है तो उस केस में सबसे ज़्यादा से ज़्यादा जो एरर हो सकती है 3 सेंटीमीटर से कम ही होगी. मतलब या तो एरर 3 होगी या 3 से कम होगी. सो सिमिलरली
अगर हमारे पास पार्टिकल ए से लेके बी के अंदर कहीं पे भी एग्जिस्ट कर रहा है, अगर हम उसकी जो पोजीशन एक्यूरेटली मेजर नहीं कर पा रहे, तो ज़्यादा से ज़्यादा एरर कितनी होगी बच्चों, जितना ये डेल्टा एक्स है। ये हो सकता है कि एरर इससे कम हो, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो वैल्यू है एरर की वो कितनी होगी, दैट इज डेल्टा एक्स। तो इसी प्रिंसिपल को बच्चों हम यूज़ करेंगे। वी हैव सपोज्ड ए एंड बी आर द नोड्स। नोड्स बच्चों क्या होती हैं, नोड्स द पॉइंट्स for which amplitude g. Clear? So now what we have? Now we are applying the condition of nodes. नोड्स का मतलब क्या है बच्चों, हमारा जो एम्पलीट्यूड है वो कितना होगा, 0 होगा। y किसके बराबर है, 2a। These are the non-zero values. This is the first wave. Cos omega t minus kx बच्चों क्या था, हमारा फर्स्ट वेव थी। हमने फर्स्ट वेव लिखी थी y1 इज इक्वल टू a cos of omega t minus kx। ये टर्म भी जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि अगर ये वाली टर्म जीरो होगी बच्चों, इसका मतलब है हमारी जो फर्स्ट वेव थी वो जीरो थी, एंड वी हैव टेकन टू नॉन जीरो वेव्स। इसका मतलब दिस टर्म इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या है, ओनली दिस टर्म इज जीरो। सो बनेगा क्या बच्चों, cos of d omega by 2 into t minus dk by 2 into x, which is equal to 0. So now we will, तो इसको बच्चों ऊपर लिखते हैं cos of d omega को बच्चों हम डेल्टा ओमेगा लिख लेते हैं, there is no any difference, into t minus dk is what, delta k by 2 into x, which is 0, which is equal to cos 0 कहाँ पे होगा बच्चों, cos 90 पे 0 होगा, 270 पे 0 होगा। सो दिस इज व्हाट, cos ऑफ पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 और 5 पाई बाई 2 और कहाँ तक चलता जाएगा, 2n plus 1 by 2 into pi. These are all the odd multiples of pi. Clear? So this is 1, this is 3, 5 and this is again 2n plus 1 is again a odd number. ठीक है? So now what I can write down? I can write down delta omega by 2 into t minus delta k by 2 into x, which is equal to, now comparing both the sides, we will compare with this general formulation. So this is 2n plus 1 divided by 2 into pi. ठीक है? So 2 अगर बच्चों में कैंसिल कर दूँ तो बनेगा कि हमारा डेल्टा ओमेगा into t minus delta k into x, which is equal to 2n plus into pi. So this is formulation. So इस formulation को बच्चों हम इस वेव वेक्टर के लिए अप्लाई करेंगे। अगर सपोज करो हमारे पास नोड्स एग्जिस्ट कर रही हैं, फर्स्ट नोड इज एट द पॉइंट x1 एंड सेकेंड नोड इज द x2। क्लियर? सो इफ वी आर टॉकिंग फॉर द टू कंसेक्टिव नोड्स, तो उनके लिए एक के लिए n होगा n, दूसरे के लिए n होगा n plus 1। सो फॉर फर्स्ट नोड हमारी इक्वेशन क्या आएगी बच्चों, इक्वेशन आएगी डेल्टा ओमेगा इंटू टी माइनस डेल्टा के इंटू एक्स, विच इज इक्वल टू 2n plus 1 into pi. ठीक है? फॉर सेकेंड नोड वी आर टेकिंग द कंसेक्टिव नोड्स, सो फॉर द सेकेंड नोड डेल्टा ओमेगा इंटू टी माइनस डेल्टा के, सॉरी फॉर द फर्स्ट नोड पोजीशन इज x1, मैं लिख देता हूँ x इज इक्वल टू x1, फॉर द सेकेंड नोड x इज इक्वल टू x2। ठीक है? सो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, x2 विच इज इक्वल टू 2 इंटू, अगर बच्चों मैं यहाँ पे n की जगह n plus 1 रखूँ तो ये क्या बनेगा, 2n, मैं साइड में लिख के दिखाता हूँ, 2n plus 1 plus 1, दिस इज 2n plus 2 plus 1 is what, 2n plus 3, this is 2n plus 3 into pi. This is equation number 1, this is equation number 2. Now we will subtract these two equations. So what I can write down, subtract equation 1 from equation number 2. क्लियर? सो अगर बच्चों मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं
तो मैंने सॉरी यहाँ से साफ कर दिया, ओमेगा 1 इंटू टी माइनस डेल्टा के इंटू x2 विच इज़ इक्वल टू 2n+1 इंटू पाई, ये था। अगर मैं राइट साइड देखूं, दिस टर्म इज लार्जर, सो ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 थी बच्चों। सो इसका और इसका अगर मैं डिफरेंस लूँ, 2n और 2n कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा 2 पाई। क्लियर। और राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड भी मैं अगर माइनस करूँ बच्चों, दिस ये नेगेटिव ये प्लस हो गया हमारा, ये दो टर्म्स कैंसिल होगी, तो बचा क्या हमारे पास, बचा क्या डेल्टा के एक्स, सॉरी ये x1 है, डेल्टा के इंटू x1 माइनस x2, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द डिफरेंस ऑफ इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। नाउ x1 माइनस x2, दिस इज x1 एंड दिस इज x2। x1 minus x2 is what? This is delta x. So x1 minus x2 is delta x. So I can write down delta k delta x which is equal to 2 pi. ठीक है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 लिखता हूँ बच्चों। हमने क्या बोला था, पोजीशन एंड मोमेंटम। पोजीशन वाला फैक्टर मेरा आ गया डेल्टा एक्स, तो हमें डेल्टा के की बजाय यहाँ पे क्या लेके आना है, मोमेंटम लेके आना है। सो वी नो दैट के इज व्हाट, के इज 2 pi by lambda, also lambda is what, h by p. So this is what 2 pi by lambda, this is what according to de Broglie, this is lambda is equal to h by p. तो इसकी वैल्यू अगर मैं यहाँ पे रखूँ, this is what 2 pi by lambda h into p, p ऊपर चला जाएगा। अगर मैं यहाँ पे दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दूँ बच्चों, तो क्या बनेगा, डेल्टा k is what 2 pi by h into delta p. So now I will put the values in equation number 3. So what I can write down, delta k की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2 pi by h into delta p into delta x which is equal to 2 pi। ठीक है। सो नाउ कुछ टर्म्स बच्चों हमारे पास कैंसिल होंगी, तो उनको कैंसिल कर देते हैं। 2 पाई कैंसिल हो गया, सो डेल्टा पी डेल्टा एक्स विच इज इक्वल टू एच। और अगर हम एच के राइट हैंड साइड में एच से कुछ छोटी रकम लिख दे बच्चों, छोटी वैल्यू लिख दे, तो लेफ्ट हैंड साइड बड़ी हो जाएगी। सो वी कैन ऑल्सो राइट डाउन डेल्टा पी डेल्टा एक्स ग्रेटर और इक्वल टू एच क्रॉस, where h cross is what, h by 2 pi. So this is what, this is expression for Heisenberg uncertainty principle. So we have very important formulation that डेल्टा पी डेल्टा एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू एच क्रॉस, मतलब एरर इन मोमेंटम इनटू एरर इन पोजीशन इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू एच क्रॉस। क्लियर। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेशन। इसी चीज को बच्चों हम एक अनदर फॉर्म में लिखेंगे। सो नेक्स्ट मैं एक छोटा सा हेडिंग और बना लेता हूँ, अनदर फॉर्म ऑफ Heisenberg's uncertainty प्रिंसिपल। क्लियर। सो ऑलरेडी हमने लिख दिया डेल्टा एक्स डेल्टा पी ग्रेटर और इक्वल टू एच क्रॉस। अब हम इसकी एक और फॉर्म बनाएंगे जिसको बच्चों हम बोलते हैं, तो हमें ये चीज बनानी है, डेल्टा ई डेल्टा टी ग्रेटर और इक्वल टू एच क्रॉस। क्लियर। सो इसका प्रूफ बच्चों कैसे करते हैं हम देखते हैं। सो नाउ व्हाट वी हैव, students, we know that energy is what, energy is half mv square। ठीक है। now differentiate both sides, we get delta E is what, 1/2 mass is constant, v square का डेरिवेटिव बच्चों क्या होगा, 2v डेल्टा v, 2 से 2 कैंसल, सो डेल्टा E is what, this is m
वी डेल्टा वी, ठीक है। और मास हमारा कांस्टेंट है। अगर मैं इसको छोटा सा रीअरेंज करके ऐसे लिख दूं, सो मास को हम डेल्टा वी के साथ ऐसे लिख सकते हैं। और हमें बच्चों पता क्या है, मोमेंटम का फॉर्मुलेशन क्या होता है, P इज व्हाट, मास इनटू वेलोसिटी। इफ वी आर हैविंग द स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी, देन वी विल ऑब्जर्व द स्मॉल चेंज इन मोमेंटम। सो इसका मतलब डेल्टा P इज व्हाट, m डेल्टा v, क्लियर। सो आई कैन रिप्लेस डेल्टा E इज व्हाट, v इंटू डेल्टा P। और डेल्टा P को अगर हमने यहाँ पे रख दिया तो हमारे पास डेल्टा E तो आ गया। अगर हम देखें v इज व्हाट, वेलोसिटी इज व्हाट, टाइम रेट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सो दिस इज व्हाट डेल्टा x बाई डेल्टा t। तो मैं इसकी वैल्यू भी बच्चों यहाँ पे रख देता हूँ, v इज व्हाट डेल्टा x बाई डेल्टा t इंटू डेल्टा p, क्लियर। सो डेल्टा E इंटू डेल्टा t which is delta p into delta x। तो इसका मतलब बच्चों ये हुआ, हमने ये प्रूव कर दिया that delta p delta x is simply equal to delta e delta t। ऑलरेडी बच्चों हमने ये चीज़ प्रूव कर दी है, डेल्टा x डेल्टा p is greater or equal to h cross delta। we know that delta p delta x is greater or equal to h cross। और डेल्टा p डेल्टा x किसके बराबर है, डेल्टा e डेल्टा t के। सो बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू आई कैन राइट डाउन डेल्टा e डेल्टा t is greater or equal to h cross। so this is what, this is the another form of Heisenberg uncertainty principle। so this is very important article, बच्चों इसको आप ध्यान से करो। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इनकी एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। अगर बच्चों आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है, लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। थैंक यू।